So hello friends, welcome back again to my YouTube चैनल। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक है आपका कपलिंग कांस्टेंट, जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक टॉपिक है, जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बाद में आपको इसको स्टडी करना रहता है। तो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग वाला जो वीडियो है, इससे पहले अपलोड हो चुका है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में जो है आप इस वीडियो को देखिए, है ना। और वीडियो को पूरा देखिए, तब जहाँ जो है आपको समझ में आएगा। तो होता क्या है, अगर आप स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग पूरा समझ चुके हैं, उसमें क्या होता है, डबलेट या ट्रिपलेट इत्यादि पीक प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों? वो होता है आपका न्यूक्लियर इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, इन स्प्लिटेड पीक का पिकलेट जो होता है, मतलब कहने का मतलब ये एक पीक होना चाहिए था, ये स्प्लिट हो गया है 3 पीक में। तो ये प्रत्येक छोटे छोटे पीक को क्या कहेंगे? पिकलेट कहेंगे। ठीक है, इनको हम कहेंगे पिकलेट कहेंगे। इनके जो बीच का सेंटर से लेके इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। इसी को कपलिंग कांस्टेंट कहा गया है। देखो, ये जो प्रोसेस हुआ है, स्प्लिटिंग हुआ है, वो कपलिंग के कारण हुआ है। और अगर एक ही कंपाउंड में सेम इन्वायरमेंट वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, भले ही उसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्यों ना लगा हो, लेकिन अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, अब उसमें अलग अलग तरह के प्रोटॉन लगे हुए हैं, तो उसमें जो कपलिंग होगा, और उसमें जो कपलिंग कांस्टेंट होगा, मतलब दो पिकलेट के बीच की जो दूरी होगी, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हमने यहाँ पे 2 पीक दिखाया है, दोनों पीक सेम कंपाउंड का है। ऐसा मान के चलो, एक डबलेट है और ट्रिपलेट। इनके बीच का जो सेंटर से सेंटर तक की दूरी है ना, इसके सेंटर से सेंटर तक की दूरी या इससे इस सेंटर तक की दूरी, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसी को कपलिंग कांस्टेंट कहा जाता है। इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एलएस कपलिंग पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कपलिंग जो होता है, वो कहलाता है जे कपलिंग। ठीक है, तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल की सहायता से भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है एथिल आयोडाइड का, CH3CH2I, है ना। यहाँ पे मान लिया मैंने, ये जो CH2 वाला जो कार्बन है, उसको मैंने 2 नंबर ले लिया, और CH3 वाला कार्बन को 1 नंबर ले लिया है ना। और CH3 1 नंबर वाले कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन लगा है, वो क्या है? A मैंने, क्योंकि तीनों का इन्वायरमेंट सेम है, तीनों एक पीक देगा, और ये दोनों क्या करेगा? एक पीक देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I से इन दोनों की दूरी क्या है? समान है। इस वजह से इनकी जो पीक आएगी वो एक आएगी। ठीक है, तो जे वैल्यू दो न्यूक्लियस के बीच के इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। जे वैल्यू जो होता है, जो कपलिंग कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है? 2 न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, 2 तरह के न्यूक्लियस कहना चाहिए, 2 तरह के न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। यदि उपरोक्त मॉलिक्यूल में बात करें, तो यहाँ दोनों कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो दोनों कार्बन का इन्वायरमेंट हाइब्रिडाइजेशन के दृष्टि से सेम हो गया। अब आगे देखते हैं। कार्बन 1 में 3 हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिसको हमने ए हाइड्रोजन नाम दिया। कार्बन 2 में 2 हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जिसको हमने बी नाम दिया है। ठीक है, अगर इनका सिग्नल अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें, तो इस तरह से बी का सिग्नल जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े होने के कारण इधर आता है। और चूंकि ए हाइड्रोजन की संख्या 3 है, मतलब इसका जो पीक होगा वो क्या होगा? ऊंचा आएगा। ठीक है, चलो तो इसको हम ऊंचा कर देते हैं। तो यहाँ पे ए का पीक ऐसा मिलता है, किसका? CH2 का। और ये क्या है? CH3 का। ठीक है, नहीं, ये है आपका CH3 का, और ये है आपका CH2 का। ठीक है, आयोडीन क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, जिससे इस हाइड्रोजन पे डीसिल्डिंग इफेक्ट आएगा। डीसिल्डिंग इफेक्ट मतलब डाउनफील्ड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? डाउनफील्ड में आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन ए के सापेक्ष बी का
जो 3 हाइड्रोजन है उनका ओरिएंटेशन किस प्रकार हो सकता है? नहीं, 3 यहाँ पे नहीं, बी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा? विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। देखो प्रोटॉन बी कितने हैं? 2 की संख्या में है, हमने यहाँ देखा है प्रोटॉन बी कितने हैं? 2 की संख्या में है। तो दोनों का स्पिन हो सकता है एक बार सेम कंडीशन में हो, मतलब दोनों क्या हो, अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं एन और एस, तो हो सकता है दोनों का जो स्पिन हो क्या हो, इसी डायरेक्शन में हो, यहाँ एन और यहाँ क्या हो जाए? एस हो जाए। इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होगा? कम मात्रा में ही लगना लगे चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ये भी इस मैग्नेट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे रहा है, अतः ये कम पे ही क्या करने लगेगा? एब्जॉर्प्शन दिखाने लगेगा। मतलब पीक जो आएगा जब दोनों अलाइन हो, मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में हो, ये क्या हो जाएगा? डिसेल्टेड एरिया में पीक देगा। उसी तरह दोनों अपोजिट हो जाए, मतलब दोनों का जो स्पिन हो जाए वो क्या हो जाए? इस डायरेक्शन में हो जाए। यहाँ एन और एस, एन और एन क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ भी एन और ये एस हो जाए, एन और एन क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन सेफ हो जाएगा, मतलब इस पे चुंबकीय बल रेखा का कम प्रभाव पड़ने लगेगा। तो अगर इसको रेजोनेंस कराना है, पीक लेना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी प्रबलता को बढ़ाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता को बढ़ाएंगे। मतलब जो पीक मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सील्डेड रीजन में मिलेगा। तो सील्ड कौन कर रहा था? बी प्रोटॉन कर रहा था ए का सील्डिंग, ठीक है, ए का सील्डिंग बी प्रोटॉन कर रहा था। अब उसमें से अगर जो बी के जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से अगर एक क्या हो? क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, या कह सकते हो एक अल्फा स्पिन हो एक बीटा स्पिन हो, या कभी ये भी हो सकता है कि पहला वाला बीटा स्पिन हो दूसरा वाला अल्फा, ठीक है। उस कंडीशन में पीक जो होगा एक दूसरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देंगे, पीक वहाँ उसके एक्चुअल रीजन में मिलेगा, जहाँ पे पीक मिलना चाहिए वहाँ पे ये क्या होगा? मिलेगा, ठीक है। अब इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:2:1। इसका ओरिएंटेशन 1 मान लेते हैं, इसका ओरिएंटेशन भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे जो पीक मिलेगा वो क्या होगा? 2 मिलेगा, ठीक है, 2 गुना मिलेगा, इन दोनों के 2 गुना मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे क्या होंगे? एक ही पीक का 3 स्प्लिटेड भाग है, मतलब ये जो है डिसिल्ड एरिया में है, ये सिल्डेड एरिया में है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही कहलाता है जे, है ना। ये जो बीच में जो हम यहाँ पे लाइन डॉट किए हैं वो क्या है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ पीक है ना। तो इस एक्चुअल पोजीशन ऑफ पीक से जो पिकलेट का दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? इसके लिए कपलिंग कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कपलिंग कांस्टेंट। अगर मान के चलो हम बी जो हाइड्रोजन है उसके लिए सिग्नल की बात करें तो बी ए हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, है ना। ए में हाइड्रोजन, ए वाला हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। ये इस तरह से तीनों या तो अप फील्ड में मतलब अल्फा स्पिन शो करेगा, या तो फिर तीनों के तीनों बीटा स्पिन शो करेगा, ठीक है। और ये एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें एक 2 जो है अल्फा स्पिन कर रहा है, एक बीटा स्पिन, यहाँ पे 2 बीटा स्पिन कर रहा है और एक अल्फा स्पिन, इसका एक सेट बनेगा। और यहाँ पे 2 बीटा स्पिन कर रहा है, एक अल्फा स्पिन, और 2 अल्फा स्पिन कर रहा है, एक बीटा स्पिन, ये इसका सेट अलग बनेगा। तो इस तरह से ये वाला जो भाग होगा वो क्या आएगा? सिल्डेड एरिया में आएगा, और ये वाला भाग क्या आ जाएगा? डिसिल्डेड। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है ना। ये आप इसको कैसे कर सकते हो? ये वाला जो टर्म है उसको यहाँ लेके आ जाओ, और ये वाला जो टर्म है उसको यहाँ लेके आ जाओ, एक्सचेंज कर दो। मतलब मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये वाला जो टर्म है वो क्या आ जाएगा? इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दोनों सेम स्पिन में है, मतलब उस डिसिल्डेड एरिया में जाएगा। दोनों अपोजिट स्पिन में है, यहाँ भी दोनों अपोजिट स्पिन में है। ये क्या हो जाएगा?
सील्डेड एरिया में जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं कि छोटी छोटी गलती होती है, इसको आप यहाँ से हटा ही डालो। समझ रहे हो? यहाँ पे दो हाइड्रोजन का स्पिन क्या है, अल्फा है, एक का बीटा है। यहाँ भी दो का अल्फा है, एक का बीटा है। तो दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों तो क्या करेंगे, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये क्या करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की प्रोबेबिलिटी को। यहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे दो बीटा स्पिन में है, मतलब दोनों अपोजिट में है, ये भी दो अपोजिट में है। ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। जो अपोजिट स्पिन वाला है, जो ये वाला अपोजिट स्पिन वाला है, वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। किसको? बीटा हाइड्रोजन के में लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन में लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला है वो प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, सील्डेड एरिया में आ जाएगा। और ये वाला कहाँ चला जाएगा, डी सील्डेड एरिया में चला जाएगा। इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर बराबर मात्रा में। ये यहाँ से जाता है मिड पॉइंट से। एक्चुअल पीक पोजीशन यहाँ है, लेकिन यहाँ पे कोई पीक ही नहीं मिल रहा है। हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट के बीच का दूरी को हमने अब नापेंगे। अब वो क्या होता है, जे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट। यहाँ से इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, जे। और ये भी कहलाएगा क्या, जे। अब इस जे और पहले जो हम यहाँ पे जे निकाले हैं, है ना, इसके लिए जे, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब यहाँ पे जितना भी जे वैल्यू आएगा, जे वैल्यू इस पूरे कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में जितना भी जे वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये भी sp3 था, ये भी sp3 था। बस फर्क कितना है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया है। अब हाइड्रोजन जो है सब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट तो अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सेम टाइप का है, लेकिन इस आयोडीन की वजह से इनमें तो विभेद उत्पन्न हो गया, इनमें डिफरेंस उत्पन्न हो गया। इस वजह से कपलिंग होने लगा। तो जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे जे वैल्यू, वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, इस कंपाउंड में मान के चलो हमको कोई पीक दे दिया, कुछ एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पीक दे दिया, चलो इस तरह से, है ना, 4 पीक बनता है, 3 पीक बनता है, 2 पीक बनता है। यहाँ पे इसको हम नापते हैं हर्ट्ज में। इसको मान लिए हम 7 हर्ट्ज और इसको मान लिए 5 हर्ट्ज। यहाँ पे कोई और पीक है, यहाँ हम मान लिए कितना, 3 हर्ट्ज, और यहाँ कर लिए हम क्या, 7 हर्ट्ज। ये ट्रिपलेट है, ये क्वाड्रेट है, ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है। होता क्या है कि जब हम NMR लेने लगते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि केवल आप एक ही कंपाउंड मौजूद हो, वहाँ डिफरेंट कंपाउंड भी मौजूद हो सकता है। उसमें ही प्रोटॉन हो सकता है, उसका भी सिग्नल आएगा। आप कैसे पहचानोगे कि एक ही कंपाउंड का सिग्नल कौन है, तो आप कपलिंग कांस्टेंट से जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 हर्ट्ज और यहाँ पे भी क्या है, 7 हर्ट्ज। तो आप इन दोनों को क्या कहोगे कि ये क्या है, एक सेम कंपाउंड का कपलिंग पीक है। ये वाला इस कंपाउंड का पीक नहीं है, है ना। इनका इन्वायरमेंट अलग है, इसका इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन ये 7 हर्ट्ज वाला 7 हर्ट्ज के साथ मैच कर रहा है। मतलब ये ट्रिपलेट और ये क्वाड्रेट किसका है, किसी एक ही कंपाउंड का है। तो कपलिंग कांस्टेंट का एप्लीकेशन वही है कि हमको कंपाउंड के स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में ये काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी आप जो है आंसर में बताओगे, लिखोगे वर्ड में कि अगर ऐसा हो कि कोई मिक्सचर दे दिया जाए और हमको उसमें पीक लेना पड़े और पीक जो है समान जे वैल्यू दिखाता है, तो वो समान जे वैल्यू वाला पीक ही क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का पीक होगा, है ना। और बाकी जो डिफरेंट जे वैल्यू वाला जो पीक होगा वो क्या होगा, अलग अलग दूसरे कंपाउंड का होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आधा अधूरा देखे हैं उनको तो कोई धन्यवाद मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो पूरा देख नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ केमिकल एक्सचेंज इन NMR। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।